जय हिंद। आज हम NCERT बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पुस्तक है विज्ञान का कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक अध्याय 4। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए हैं। तो इनके गुणों की तुलना करना है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, यहाँ पर गुण है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होगा -1, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होगा +1, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होगा 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है 1/1836 यूनिट। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 यूनिट होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थान नाभिक के बाहर विभिन्न कोषों सेल में, प्रोटॉन का स्थान नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन का स्थान नाभिक के अंदर होता है। फिर देखिएगा प्रतीक है सभी का। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होगा -E, तो E पर पावर -1 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन E माइनस होगा, ऋणात्मक है ना। प्रोटॉन P प्लस कर देंगे, न्यूट्रॉन N 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भूमिका है तो कि इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। प्रोटॉन का भूमिका होगा कि प्रोटॉन परमाणु संख्या और पहचान तय करते हैं। न्यूट्रॉन की भूमिका है कि न्यूट्रॉन नाभिक को स्थिर बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर होगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल यानी प्लम पुडिंग या रैजिंग पुडिंग मॉडल, जहां परमाणु को सकारात्मक चार्ज के फैलाव में बिखरे हुए इलेक्ट्रॉनों के रूप में दिखाया गया है। इसकी सीमाएं: पहला, यह परमाणु केंद्रक न्यूक्लियस के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, यानी रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से सिद्ध केंद्रक इस मॉडल से समझ नहीं आता। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक पदार्थ का वास्तविक वितरण तथा स्थिरता का सही विवरण नहीं देता। नंबर 3, परमाणु के छोटे घने केंद्रीय केंद्र जहां अधिकतर द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक केंद्रित हो के सिद्धांत की भविष्यवाणी नहीं करता। नंबर 4, यह परमाणु के स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन, अवशोषण रेखाएं या इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों की व्याख्या नहीं कर सका। प्रश्न संख्या 3, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर होगा रदरफोर्ड मॉडल नाभिकीय मॉडल ने केंद्र की खोज की, पर इसकी सीमाएं थी। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों के स्थिर अस्थायी कक्ष या ऊर्जा स्तरों की व्याख्या नहीं कर पाया। क्लासिकल विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार चक्रीय कक्षीय गति करते चार्ज तरंगें उत्सर्जित करेंगे और ऊर्जा खो देंगे। इससे इलेक्ट्रॉन जल्द ही नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। नंबर 2, परमाणु स्पेक्ट्रा रेखा विकिरण का गणितीय क्वांटम विवरण नहीं दिया। नंबर 3, रदरफोर्ड मॉडल से परमाणु के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों की भविष्यवाणी संभव नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की नियत अवस्थाएं अलाउड एनर्जी लेवल्स निर्दिष्ट नहीं थी। इन सीमाओं के कारण ही बाद में बोहर और क्वांटम मॉडल विकसित हुए।
प्रश्न संख्या 4, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर होगा नील्स बोर ने हाइड्रोजन नुमा प्रणाली के लिए निम्न सिद्धांत दिए। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर केवल निश्चित क्वांटाइज्ड कक्षों ऊर्जा स्तरों यानी स्टेशनरी स्टेट्स में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षों में रहते हुए वे ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करते। नंबर 2, हर कक्ष का निश्चित ऊर्जा स्तर En और निश्चित त्रिज्या Rn होता है। प्रमुख कक्षों के लिए n 1, 2, 3 इत्यादि होते हैं। नंबर 3, जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्ष से निचले कक्ष में आता है तब एक क्वांटम ऊर्जा Hv के फोटॉन का उत्सर्जन होता है तथा निचले से ऊपरी में जाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। इस प्रकार स्पेक्ट्रल रेखाएं समझ आती हैं। नंबर 4, बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सही गणनाएं दी, निकलकर रिदम सहित ऊर्जा अंतर। इसका सीमाएं हैं, बोहर का मॉडल केवल हाइड्रोजन नुमा यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रणालियों पर अच्छा काम करता है। बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु और सूक्ष्म संरचनाएं क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा बेहतर व्याख्यायित होती हैं। प्रश्न संख्या 5, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, सबसे पहले हम जे टॉमसन का प्लम पुडिंग वाला है सो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को सकारात्मक पृष्ठभूमि में बिखराया। ठीक है, पृष्ठभूमि में बिखरा दिखाया। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुण समझाए। बुरी बात यह है कि नाभिक नहीं बताया, स्पेक्ट्रा नहीं समझाया। रदरफोर्ड छोटे घने धनात्मक केंद्र नाभिक का प्रस्ताव दिया। परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में। अच्छा, नाभिक की खोज, अल्फा प्रकीर्णन समझाया। अब बुरी बातें हैं कि इलेक्ट्रॉनों के गिरने की समस्या स्पेक्ट्रा नहीं समझा। बोर का परमाणु मॉडल जानेंगे। बोर क्वांटिक ऊर्जा स्तर और कक्ष स्पेक्ट्रम की गणना। अच्छी बात यह है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्थिरता का स्पष्टीकरण। और बुरी बातें हैं कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु और पूर्ण क्वांटम व्यवहार नहीं समझा। तो यहाँ पर देखिएगा क्रमिक विकास इस प्रकार से है, टॉमसन, रदरफोर्ड, बोर। प्रत्येक नई खोज ने पिछली सीमाएं सुधारी और अगले सिद्धांत का आधार बनी। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ पर आम रूप में प्रयोग होने वाले देखिएगा। पहला नियम देखिए, के श्रृंखला पहला सेल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है। दूसरा नंबर, एल श्रृंखला दूसरा सेल अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकती है। नंबर 3, एम श्रृंखला तीसरा सेल पहले 8 इलेक्ट्रॉन आम वैकल्पिक व्यवहार और कुल अधिकतम 18 हो सकती हैं, पर पहले 18 तक भरने से पहले थर्ड सेल के उप ऑप्टिकल व्यवस्थ होते हैं। साधारण रूप से पहले 18 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक वितरण KLM में दर्शाया जाएगा। अब हम 18 तत्वों का नाम और उसका क्रमिक है सो सभी का परमाणु क्रमांक जानेंगे।
हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। तो यहाँ पर KLM क्रम में यहाँ पर सजाएंगे। प्रश्न संख्या 7, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा संयोजकता यानी वैलेंसी संयोजक संख्या है। किसी तत्व के परमाणुओं के बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर यह बताती है कि वह अधिकतम कितने परमाणुओं से संबंध बना सकता है या सकती है, या कितने इलेक्ट्रॉन वह साझा कर सकता है, खो सकता है या प्राप्त करके स्थिर अवस्था प्राप्त करता है। यह हो गया संयोजकता। यहाँ पर हम उदाहरण जानेंगे। उदाहरण में देखिएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन, इसे हम O से सूचित करेंगे और परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है। बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सामान्यतः उसे स्थिर यानी नोबल गैस विन्यास 2-8 पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगा। ऑक्सीजन आमतौर पर 2 बंधन बनाता है, जैसे H2O। फिर देखिएगा, अगला उदाहरण है सिलिकॉन का। सिलिकॉन, इसे हम SI से सूचित करेंगे और परमाणु संख्या 14 है। सिलिकॉन विन्यास 2-8-4 है। बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन स्थिरता के लिए 4 साझा कर सकता है। संयोजकता 4 है। उदाहरण के लिए देखिएगा, SiO2 में प्रत्येक सिलिकॉन 4 बंधन बनाता है, पर यह भी आंशिक आयनिक कोवैलेंट व्यवहार दिखा सकता है। संयोजकता के वास्तविक व्यवहार पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के अलावा परमाणु आकार और ऊर्जा विचलन का प्रभाव भी पड़ता है, पर सामान्य परिभाषा यही है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न है उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। यहाँ पर उत्तर देखिएगा। उत्तर में परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, इसे Z से सूचित करेंगे। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाएगा। उदाहरण, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन। परमाणु संख्या तत्व की पहचान करती है। अब हम द्रव्यमान संख्या के बारे में जानेंगे। द्रव्यमान संख्या मास नंबर, इसे A से सूचित करेंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। उदाहरण, कार्बन 14 में एटॉमिक नंबर 14 है, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8 है, और द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 14। अब हम समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे। एक ही तत्व यानी समान परमाणु संख्या के वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग हो, अतः द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। उदाहरण, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों कार्बन के समस्थानिक हैं। अब हम समभारिक समस्थानिक के बारे में जानेंगे, आइसोबार के बारे में। वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो पर परमाणु संख्या भिन्न हो। उदाहरण, कार्बन 14, इसमें परमाणु संख्या 6 है, और नाइट्रोजन 14, इसमें परमाणु संख्या 7 समभारिक है। दोनों का यह मास नंबर 14 है।
अब हम दो उपयोग एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो पहला उपयोग देखिएगा, समस्थानिकों का उपयोग, आइसोटोप्स यूजेज। रेडियो एक्टिव समस्थानिक कार्बन-14 का उपयोग पुरातात्विक डेटिंग यानी कार्बन डेटिंग में होता है। रेडियो आयोडीन, आयोडीन 131, रेडियो आयोडीन का उपयोग थायराइड विकारों के निदान उपचार में होता है। दूसरा उपयोग हम जानेंगे, संभारिकों का उपयोग, आइसोबार्स यूजेज। संभारिकों का उपयोग न्यूक्लियर प्रयोगों में न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं को समझने और न्यूक्लियर फार्मूलों ऊर्जा रूपांतरण अध्ययन में होता है। उदाहरणार्थ, न्यूक्लियर चार्ट पर संभारिकों की तुलना से न्यूक्लियर स्थिरता की जांच होती है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सोडियम Na के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, यह कथन कहता है कि सोडियम परमाणु संख्या 11 में K सेल और L सेल पूर्णतः भरे हुए हैं, पर वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। K सेल पहला में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, L सेल दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन जो कि पूर्ण है, और वहीं तीसरा M में 1 इलेक्ट्रॉन है, शेष 1। अतः कथन सही है। सोडियम के और L कोष पूरी तरह भरे हुए हैं, 2 और 8, K में 2, L में 8। इसलिए सोडियम बाहरी पर 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण +1 आयन बनाकर स्थिरता प्राप्त करना पसंद करता है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न है आप लोगों के सामने, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों यानी Br79 तथा Br81 के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि औसत 79 गुने 0.497, और इसमें प्लस करेंगे 81 गुने 0.503, और इसमें कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 80.01 यूनिट होगा। प्रतिशत को अंश में बदलकर प्रत्येक समस्थानिक के द्रव्यमान से गुना कर जोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक X जिसका परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16, और X जिसका परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 18 का प्रतिशत क्या होगा। मतलब 16 द्रव्यमान वाला कितना प्रतिशत और 18 द्रव्यमान वाला कितना प्रतिशत होगा, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा कि मान लीजिए X 8 16 यानी जिसका द्रव्यमान संख्या 16 है उसका प्रतिशत X है, तो 18 द्रव्यमान वाला परमाणु का प्रतिशत कितना होगा, 100 - X होगा। तो यहाँ पर देखिएगा औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर औसत परमाणु द्रव्यमान हम यहाँ पर देखेंगे कि 16X जो कम वाला द्रव्यमान है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16X, और ज़्यादा द्रव्यमान कौन सा है, 18, तो 18 यहाँ पर इंटू करेंगे 100 - X, ठीक है। तो 18 है तो 18 वाला 18X लिखेंगे, और 16 वाला X लिखेंगे, और 18 वाला कितना था, तो 100 - X, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 - X और बटा में 100, और इक्वल टू कितना है टोटल, तो 16.2, और हम इसका कटकुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कितना हम लिख देंगे कि X का मान 90 हो गया, यानी X16 का प्रतिशत 90% और X18 का प्रतिशत 10% होगा। यह आपका आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 12, यदि तत्व का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। तो उत्तर होगा परमाणु संख्या 3 तत्व लिथियम Li का है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 होगा। बाहरी पर एक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता वैलेंसी सामान्यता 1 होगा। लिथियम आमतौर पर +1 आयन बनाता है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न है कि 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा XY करके कि प्रोटॉन में 6 और 6 है, न्यूट्रॉन में 6 और 8 है। तो X और Y के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है? तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा। X प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है। द्रव्यमान संख्या ये कितना होगा? 6 + 6 यानी 12, अर्थात कार्बन का होगा C12। Y में प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है। द्रव्यमान संख्या कितना होगा? A बराबर 6 + 8 14 होगा, अर्थात C14। संबंध क्या है कि दोनों का परमाणु संख्या समान 6 है पर द्रव्यमान संख्या अलग है, अतः वे समस्थानिक आइसोटोप्स हैं, C12 और C14। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F यानी फॉल्स करना है और सही के लिए T यानी ट्रूथ लिखना है। ए नंबर, J.J. टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो इसका उत्तर होगा फॉल्स यानी गलत है। टॉमसन ने परमाणु में नाभिक न्यूक्लियस नहीं सुझाया। उनका मॉडल सकारात्मक पृष्ठभूमि में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताता था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नंबर बी, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। तो बी का जवाब होगा गलत। बुनियादी तथ्य, आधुनिक कण भौतिकी में न्यूट्रॉन को प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का सरल संयोजन नहीं माना जाता। न्यूट्रॉन क्वार्कों से बना होता है। इतिहास में कभी कभी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जैसा समझाया गया, पर यह ठीक वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। यथार्थ में कुछ नाभिकीय प्रक्रियाओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सहभागिता से न्यूट्रॉन बन सकता है, पर यह सामान्य व्याख्या नहीं है। इसके बाद नंबर सी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। तो सी का जवाब होगा कि सी ट्रूथ यानी सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1/1836 यानी लगभग 1/2000 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। नंबर डी, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो डी का यहाँ पर उत्तर होगा ट्रूथ यानी सही है, व्यवहारिक है। आयोडीन अस्टेबल आइसोटोप आयोडीन तत्व का उपयोग टिंचर आयोडीन आदि जीवाणुनाशक दवा के रूप में होता है। रेडियो आइसोटोप आयोडीन का उपयोग चिकित्सा में भी होता है, जैसे थायराइड थेरेपी, इसलिए सामान्यतः कथन को सही माना जाता है। प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 में सही के सामने टिक का चिन्ह और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न संख्या 15 है कि प्रश्न संख्या 15, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो वह होगा परमाणु केंद्रक के लिए। ठीक है,
परमाणु केंद्रक के लिए, तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग ने छोटे घने धनात्मक केंद्र के अस्तित्व को दिखाया, नाभिक की खोज की। प्रश्न संख्या 16, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अलग अलग संख्या होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर देखिएगा समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। यहाँ पर व्याख्या सभी का देख लीजिए। प्रश्न संख्या 17, क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ऑप्शन डी 18 होगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तटस्थ क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 17 पर क्लोरीन आयन में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, अतः विकल्प डी सही होगा और बाकी सभी गलत हो जाएंगे, यानी क्लोरीन आयन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है। तो सोडियम 11 होता है ना, ठीक है, तो 2 8 1 होगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिएगा कि सोडियम Na, इसका परमाणु संख्या 11 है और इसका विन्यास होगा 2 8 1, अतः डी सही होगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर सारणी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर देख लीजिए कि यहाँ पर परमाणु संख्या Z दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और द्रव्यमान संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, और न्यूट्रॉनों संख्या 10 है, ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों संख्या, यानी 9 10 19 हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन संख्या कितना हो जाएगा, जितना परमाणु संख्या यानी 9 हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 होगा और परमाणु होगा फ्लोरीन F19, ठीक है। इसके बाद देखिएगा परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है, तो इसका न्यूट्रॉन हो जाएगा 16 और प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पर 16 और इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 16, सल्फर S 32। फिर देखिएगा आगे कि यहाँ पर तीसरे नंबर में है कि द्रव्यमान संख्या 24 दिया हुआ है और प्रोटॉन की संख्या 12 है, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो 24 माइनस 12 यानी 12 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन संख्या 12, और यह सो मैग्नीशियम Mg है, Mg24। इसके बाद देखिएगा आगे यहाँ पर चौथे नंबर में द्रव्यमान संख्या 2 दिया हुआ है और प्रोटॉन संख्या 1 है, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या होगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, तो यह हो जाएगा नहीं सॉरी, ये जो परमाणु संख्या है प्रोटॉन संख्या होगा, यानी प्रोटॉन संख्या 1 तो परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2 तो न्यूट्रॉन संख्या, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यानी ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है और यह सो ड्यूटेरियम है, यानी H2, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक ने प्रोटियम ड्यूटियम और ट्राइटियम, तो यह हैगा H2 यानी ड्यूटेरियम होगा। लास्ट में है कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 1 है और न्यूट्रॉन संख्या 0 और प्रोटॉन संख्या 1 है, तो परमाणु संख्या कह रहा है, तो परमाणु संख्या जितना होगा प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, यानी 1 परमाणु संख्या होगा, और इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है और यह सो परमाणु कौन सा है, तो H प्लस प्रोटॉन होगा, यानी प्रत्ययी हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन होगा। आप इसका स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं पंक्ति 1 में, पंक्ति 2, पंक्ति 3 का स्पष्टीकरण और पंक्ति 4 और पंक्ति 5 का स्पष्टीकरण है। इसी प्रकार से आप इसका प्रश्नोत्तर
सभी का लिख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।